हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। करनी भी चाहिए, एग्जाम जो नजदीक है। चलिए तो आपको एग्जाम से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को बताते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंस रखता है, जिसको याद करना चाहिए। उससे ऑब्जेक्टिव शॉर्ट और लॉन्ग सभी क्लियर हो जाए आपका। तो क्वेश्चन आपका आज का शुरू करेंगे हम लोग। राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यही आपका आज का क्वेश्चन है। इसमें को लॉन्ग में पूछा जाता है, शॉर्ट में भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव्स तो निश्चित ही रहता है। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल में हम लोग जानते हैं जूल के बारे में, जूल्स लॉ के बारे में। जूल्स लॉ क्या है भाई, इसमें लिखते हैं हम लोग इन 1841 अप्रॉक्स, देख लीजिएगा इसको, है ना, 1841। इन 1841 जूल establish a relationship between the current flowing through a conductor and amount of heat generated in it। जूल ने क्या किया, 1841 में जूल ने इस्टेब्लिश किया रिलेशनशिप, एक संबंध स्थापित करके बताया किसके बीच, कि भाई किसी कंडक्टर से होकर करंट कितना गुजरेगा और बदले में वो हीट कैसे होगा। इसको तो आप लोग प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व करते होइएगा। किसी वायर से अगर करंट गुजर रहा है तो वो थोड़ा बहुत गर्म हो जाता है, क्यों, उसके नीचे घुरा जो है ना, जब उसके अंदर मतलब आग नहीं लगाती है भाई, लेकिन बावजूद इसके वो गर्म हो जाता है। क्यों, जिस आप लोग थ्योरी में पढ़िएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक ना। उसी से संबंधित जूल ने नियम दिया था। दीज लॉज आर, दीज लिखते हैं ठीक से, इसको तो लिखिएगा, जूल गिव्स फॉलोइंग 3 लॉज which are known by his name as Joule's first law, Joule's second law and Joule's third law। तो जूल ने इस प्रकार से अपना नियम इस्टेब्लिश करके बताया था, ठीक है। तो जूल ने क्या किया था, जूल ने किया ये था कि उन्होंने निम्नलिखित 3 नियम दिए थे जिन्हें उनके नाम के साथ जाना जाता है, जैसे जूल्स फर्स्ट लॉ, जूल्स सेकेंड लॉ एंड जूल्स थर्ड लॉ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इतना तो इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा, चलिए ठीक है, नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। एक पिक्चर छोटा सा बनाते हैं कि मान लेते हैं कि एक कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस दिया गया है R और इससे होकर करंट गुजरा I, किसके लिए, T सेकेंड के लिए। तो लिख देंगे पिक्चर के बगल से, अकॉर्डिंग टू जूल if a current I is made to flow through a conductor having resistance R for a time T second, then। तो जूल ने क्या कहा कि मान लेते हैं कि कोई करंट आई है जो फ्लो करता है किसमें, किसी कंडक्टर में, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर,
कितने समय के लिए? टी समय के लिए। तब अब यहां से जूल का नियम लिखते हैं हम लोग। देन फर्स्ट में लिखेंगे जूल्स फर्स्ट लॉ, या इसको बोलते हैं हम लोग करंट लॉ या लॉ ऑफ करंट जो कह लीजिए आप, है ना। अब देन से लैंग्वेज पकड़िए। देन द अमाउंट ऑफ हीट, then the amount of heat produced in the given conductor is directly proportional to the square of current for a given time, किसी दिए गए समय में, है ना। तो जूल का पहला नियम क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ए गिवन कंडक्टर, दिए गए कंडक्टर, तो दिए गए कंडक्टर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फॉर ए गिवन टाइम, किसी दिए गए समय के लिए उसमें जो हीट जनरेट होगा किसी दिए गए कंडक्टर में, दिए गए समय के लिए जो हीट जनरेट होगा वो करंट के डायरेक्टली क्या होगा? स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। दैट इज जो हीट जनरेट होगा वो प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होगा। कब होगा? व्हेन, लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, व्हेन आर बोले तो रेजिस्टेंस एंड टी इज कांस्टेंट, जब आर और टी क्या हो? कांस्टेंट हो। मामूली सा बात हो गया ये, एज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। सेकेंड में आपका है जूल्स सेकेंड लॉ और रेजिस्टेंस लॉ। सेंटेंस वही पकड़ के चलेंगे। देन के बाद, देन द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली proportional to the resistance of conductor when a given current passes for a given time, किसी दिए गए समय के लिए दिया गया करंट अगर पास करता हो किसी कंडक्टर से होकर दिए गए समय के लिए दिया गया करंट पास करता हो तो अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। इसको घेर भी लीजिएगा, अच्छा लगता है देखने में, है ना। घेर दिए। कुछ आया बात समझ में? फिर समझ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। कब? व्हेन ए गिवन करंट पासेस फॉर ए गिवन टाइम, जब दिया गया करंट किसी दिए गए समय के लिए पास करता हो। ये बात भी क्लियर है? चलिए, अच्छी बात है। थर्ड में आते हैं हम लोग। जूल्स थर्ड लॉ और टाइम लॉ, समय का नियम। हालांकि समय तो कभी नियम से बंधा नहीं है, समय तो बड़ा ही बलवान है भाई, है ना। चलिए, लेकिन जानना है। देन के बाद सेंटेंस वही उठाते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली proportional to the time, directly proportional to the time when a given current is passes through a given conductor, जब किसी दिए गए कंडक्टर से कांस्टेंट या दिया गया करंट पास करता हो, then the amount of heat produced
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। टाइम के प्रोपोर्शनल होता है। कब होता है भाई? जब दिया गया करंट पास करता हो किसी दिए गए कंडक्टर से। कहने का मतलब दैट इज अमाउंट ऑफ हीट प्रोपोर्शनल टू टाइम। कब होगा? तो व्हेन आई एंड आर इज कांस्टेंट। यहां भी लिख सकते हैं, यहां लिख दीजिएगा व्हेन आई एंड टी आर कांस्टेंट। अच्छा लगता है देखने में, है ना? जब कांस्टेंट होगा तो उसको लिख देंगे हम लोग। यही 3 नियम इसका है। समझ में आ रहा बात? मामूली सा बात है, 3 नियम है। चलिए इसको मिटा दे, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। इसका आपका ये आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर उतना इंट्रोडक्शन नहीं भी देते हैं तो आप यहां से भी पकड़ के चल सकते हैं, आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, इफ ए करंट आई इज मेड टू फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, है ना? यहां से भी पकड़िएगा तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 5 से 5 आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल में अब यहां से क्या करते हैं, ऑन कंबाइनिंग दीज लॉज वी हैव। अब इन नियमों को अगर कंबाइंड कर दें तो किसी कंडक्टर में प्रोड्यूस होने वाला हीट क्या होगा? हीट प्रोपोर्शनल होगा किसके? आई स्क्वायर के, पहला नियम, आर के, दूसरा नियम, और टी के। तो कंबाइंड कर देंगे तीनों लॉ को तो एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी होगा। ऐसा होगा। ऐसा अगर ऐसा होता है तो आपको पता होगा प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। यहां भी कांस्टेंट लगाएंगे, आई स्क्वायर आर टी बाई कैपिटल जे। और सर जी ये कैपिटल जे क्या है? तो याद रखना पड़ेगा, वेयर जे बराबर 4.2 जूल पर कैलोरी इज जूल्स कांस्टेंट। कुछ आया हुआ समझ में? जहां जे क्या है? जे है 4.2 जूल पर कैलोरी। दैट इज, अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसमें, इन एस आई सिस्टम जे बराबर होता है 1। ठीक बात है? एस आई सिस्टम में जे का वैल्यू कितना लेते हैं हम लोग? 1 लेते हैं, और सीजीएस में लेंगे तो 4.2 लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, है ना? उस हिसाब से आपका निकल सकता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर H बराबर ले ले हम लोग आई स्क्वायर आर टी, तो ये आपका आंसर आएगा किसमें? जूल में। यह आएगा आपका जूल में। और यदि इसमें 4.2, लगभग 4.2, ऐसे 4.18 समथिंग होता है, लेकिन लगभग हम लोग कैलकुलेशन की सुविधा के लिए 4.2 ही लेते हैं, है ना? 4.2 से अगर भाग दे सकते हैं ना, तो ये आंसर आएगा आपका कैलोरी में। कुछ आया बात समझ में? आंसर कंप्लीट, 5 में 5। ठीक है, तो क्या समझ में आया इसमें कि जूल का नियम था, बड़ा ही आसान सा नियम था। इनका कहना था कि अगर कोई करंट आई किसी दिए गए कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस आर हो से टी समय के लिए पास करता है, तब पहला नियम जूल्स फर्स्ट लॉ और करंट लॉ, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द गिवन कंडक्टर, दिए गए कंडक्टर के लिए तो आर कांस्टेंट हो जाएगा ना, इन गिवन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फॉर ए गिवन टाइम। किसी दिए गए समय के लिए दिए गए कंडक्टर से जो करंट पास करेगा उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। कौन? अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड व्हेन आर एंड टी इज कांस्टेंट। इज नहीं, आर कर लेते हैं, रह दिए जो भी। जूल्स सेकंड लॉ और रेजिस्टेंस लॉ, ये क्या कहता है? सेंटेंस यहीं से पकड़ेंगे हम लोग, देन वाले से। देन द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर व्हेन ए गिवन करंट पासेस फॉर ए गिवन टाइम। यानी कि सेकंड लॉ कहता है कि अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? रेजिस्टेंस के। कब? व्हेन ए गिवन करंट पासेस फॉर ए गिवन टाइम, जब एक दिया गया करंट दिए गए समय के लिए पास करता हो। ठीक बात है? यानी कि H प्रोपोर्शनल टू R। कब? व्हेन I एंड T आर कांस्टेंट। यहां भी R ही कर देते हैं, दूगो है ना, प्लूरल वाला बात हो जाएगा, इसे छोड़ के R कर दीजिए। ठीक ना? चलिए, हो गया। जूल्स थर्ड लॉ क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम
अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा। कब होगा? व्हेन ए गिवन करंट इज पासेस थ्रू ए गिवन कंडक्टर, जब एक दिया गया करंट दिए गए कंडक्टर से पास करता हो। ठीक बात है, यानी कि एच प्रोपोर्शनल टू टी कब? जब आई एंड आर आर कांस्टेंट, जब ये दोनों कांस्टेंट सबों को जब मिला देंगे तो एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। क्लियर है? प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे तो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी बाई जे, जहां जे क्या है भाई 4.2 जूल पर कैलोरी है। इसको हम लोग जूल्स कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, आप लोग को याद होगा। तो एसआई सिस्टम में जे का वैल्यू 1 लेते हैं, यानी कि अगर एच बराबर आई स्क्वायर आर टी कर दे तो ये जूल में आएगा, और अगर 4.2 से भाग दे दे तो ये आपका कैलोरी में आएगा। आंसर कंप्लीट हो गया। तो एक बार लिखेंगे इसको, वीडियो रोक करके आप इसको आराम से लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए। एक बार दो बार रीडिंग कीजिएगा तो मोटा मोटा अगर ये फॉर्मूला आपके दिमाग में है, ये फॉर्मूला अगर दिमाग में है तो आप कुछ लैंग्वेज को आगे पीछे करके भी आंसर को तैयार करके लिख सकते हैं। आपको आंसर लिखने पर 5 में 5 आ ही जाएगा। ठीक बात है? तो कैसा लगा वीडियो आपको? क्रिस्टल क्लियर? चलिए, तो अगर ऐसा लगा है तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा, लेकिन उसके पहले यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है? फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ। ऐसे आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि करंट डिपार्टमेंट जो आपका है इसमें 3 साइंटिस्ट का है। एक किरचॉफ का नियम जो पिछले वीडियो मैंने डाला है, एक जूल्स लॉ, और तीसरा बायोट-सावर्ट का लॉ जो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। प्लेलिस्ट में जाके आप उसको भी निकाल के पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, उसको भी इसी तरीके से समझाया गया है। क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट, बिल्कुल एकदम 100%, ताकि एग्जाम की तैयारी आपकी अच्छी से अच्छी हो सके। इसी 3 को लॉ में से कोई ना कोई एक को पक्का पूछ देता है, ट्रेंडिंग में है ये, जिसमें से शायद किरचॉफ लॉ पिछले साल पूछा ही है। तो इस साल के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो आपका जूल का नियम होगा या फिर बायोट-सावर्ट का नियम होगा। गेस क्वेश्चन में जाएगा ये दोनों क्वेश्चन, है ना? तो आप इसको निश्चित ही तैयार कर लीजिए, और बायोट-सावर्ट का भी आंसर डाल रखे हैं, उसको भी तैयार कर लीजिए। ठीक है? अब बायोट-सावर्ट के हेल्प से हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे, जो कि अगले वीडियो में स्ट्रेट वायर के किसी पॉइंट पर या करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर। तो मेरे साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।